नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको डीमैट अकाउंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसे काम करता है, पूरा बेसिक से बताऊँगा। ये टॉपिक रहेंगे जिसमें आपको मैं प्रॉपर बताऊँगा कि कैसे क्या रहता है। सबसे पहले बैंक अकाउंट का क्या काम रहता है, ये किसके अंडर काम करते हैं। उसके बाद डीमैट, डीमैट किसके अंदर काम करता है, डीमैट अकाउंट के यूज़ क्या-क्या हैं और ट्रेड क्या है, ट्रेड कैसे करते हैं ये सारे टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक सवाल से कि जो आपका जो बैंक अकाउंट है, उसका क्या काम रहता है? क्यों बैंक अकाउंट हम खुलवाते हैं? आई होप कि आपने जवाब सोच लिया होगा, तो मैं बता देता हूँ। जो बैंक अकाउंट रहता है, उसका काम रहता है लेन-देन करना। जो आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, वो करते हैं सिर्फ़ लेन-देन के लिए कि हाँ भाई, पैसा किसी को भेजना है या लेना है, तो बैंक अकाउंट के थ्रू ही पैसा लेंगे या देंगे, ठीक है? तो जो बैंक है, इसका जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, ये वो कौन रहती है? आरबीआई है ना, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको डीमैट अकाउंट, तो डीमैट अकाउंट का काम भी लेन-देन करना ही होता है, लेकिन लेन-देन किस चीज़ का? जैसे इसकी फुल फॉर्म रहती है डीमैटेरियलाइज़ अकाउंट, है ना? तो ये लेन-देन करता है शेयर वगैरह जो होते हैं ना, उनका लेन-देन करता है। मतलब डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं ना ये, तो इनका लेन-देन करने के लिए हम क्या करते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। लेकिन विश्वसनीयता की जब बात आती है तो ये जो है सेबी के अंडर रहता है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी सेबी आ गई। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका जैसे इसका काम क्या रहता है या इसकी क्या हिस्ट्री है, तो ये सभी आपको मैं टॉपिक के बाद बताता रहता हूँ। तो मैंने अभी बैंक अकाउंट के बारे में बता दिया और बैंक अकाउंट जो आरबीआई के अंडर आता है, डीमैट अकाउंट के बारे में बता दिया जो सेबी के अंडर आता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, डीमैट अकाउंट का यूज़ क्या रहता है ना। लेकिन यूज़ यूज़ क्या रहता है डीमैट अकाउंट का, ये मैं आपको बता दूँ। जो डीमैट अकाउंट है उससे क्या करते हैं, डीमैट अकाउंट से हम क्या करते हैं, किसी भी शेयर का लेन-देन कर सकते हैं, है ना? तो शेयर का लेन-देन करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो ये डीमैट अकाउंट है, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं हम कर सकते हैं, ठीक है? डीमैट अकाउंट में सबसे पहले हम कर सकते हैं ट्रेडिंग। जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी रिस्की रहती है। मतलब एक ना स्टॉक मार्केट की फैमिली की तरह ही है, ये मैं आपको बता दूँ। 3 चीज़ें होती हैं मेन। फर्स्ट है आपकी ट्रेडिंग, सेकंड है आपका स्टॉक बाइंग करना, ठीक है? और थर्ड है आपका म्यूचुअल फंड, ठीक है? तो जैसे एक घर में जैसे 3 मेंबर हैं मान लो, तो उन तीनों का नेचर क्या रहता है, हमेशा अलग-अलग रहता है, किसी का भी नेचर सेम नहीं होगा। तो उसी तरह स्टॉक मार्केट में ये 3 चीज़ें रहती हैं, जैसे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का नेचर अलग है, स्टॉक है, स्टॉक का नेचर अलग है और म्यूचुअल फंड का नेचर अलग है। तो हमें सीखना इसमें ये है कि जो ट्रेडिंग है वो कैसे करते हैं, स्टॉक कैसे काम करते हैं और म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। ट्रेडिंग जो है वो मतलब एक दिन में ही हो जाती है, जैसे 1 हफ्ते के लिए भी पोजीशन वगैरह ले सकते हैं। लेकिन इसमें ये रहता है, इसमें रिस्क काफ़ी हाई रहता है। आपका पैसा जो है 1 दिन में डबल भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसमें रिस्क रहता है, मैं कभी भी ये करने की सजेशन नहीं दूँगा आपको और ना ही इसको बिना मतलब नॉलेज के करना चाहिए। ठीक है, इसमें हाई रिस्क रहता है, ये बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे। और सेकंड जो है आपका स्टॉक बाय करना, तो स्टॉक बाय करना मतलब किसी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक बाय करना। जैसे मैं आपको बोल दूँ कि आप रिलायंस के शेयर खरीद लो। जैसे मैं बोल तो नहीं सकता ऐसे किसी को डायरेक्टली, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो सेबी रजिस्टर्ड होगा जैसे, तो वही जो आदमी है वो एडवाइस देने के काबिल होता है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ जस्ट कि मैं उस आप रिलायंस का शेयर ले लो, मान लो कि उसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, ठीक है? तो उसके ऊपर विश्वास आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि जो रिलायंस है उसका बिज़नेस जो है मतलब हर जगह फैला हुआ है, हर एक सेक्टर में है वो, है ना? तो जो इंडिया की टॉप कंपनी में आती है रिलायंस कंपनी है, या मान लो कि एचडीएफसी बैंक की बात कर लूँ, सबसे ज़्यादा मतलब विश्वसनीयता या सबसे ज़्यादा जो मतलब अमीर बैंकों में जो है एचडीएफसी को माना जाता है ना। तो वो कोई भी कंपनी जिसका अच्छा बेस है, जैसे मैं बोल लूँ कि एमआरएफ टायर का शेयर ले लो, तो वो 1.5 लाख का शेयर है ना। तो मतलब किसी भी स्टॉक को लेना है आपने, तो उसकी मतलब पहले जाँच करनी पड़ती है अच्छे से, उसकी फंडामेंटल पढ़ने पड़ते हैं, उसकी
क्वार्टर के रिज़ल्ट पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद विश्वसनीयता जो है वो हो जाती है किसी स्टॉक के ऊपर, तभी आप उसको खरीद सकते हैं। तो स्टॉक खरीदने में आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, ढूँढना पड़ेगा स्टॉक, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक-ठाक। उसके बाद जो तीसरी चीज़ मैं बता रहा था वो था आपका म्यूचुअल फंड, ठीक है? जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड एक बहुत ही ईज़ी वे है इन्वेस्टमेंट करने का। इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग जो है म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगा रहे हैं आज के दौर में। तो म्यूचुअल फंड जो कैसे काम करता है, मैं आपको ये बता दूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो शेयर है, जैसे शेयर कैसे किसी कंपनी का शेयर कैसे आता है, वो लिस्ट कैसे होता है, वो किसके अंडर लिस्ट होता है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि जो आपका रिलायंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रिलायंस है, उनका जो मालिक है वो कौन है? अंबानी है। अंबानी है, ठीक है? अंबानी के पास कितना प्रतिशत शेयर है? 100% का शेयर है मान लो। तो मालिक कौन हुआ? अंबानी हुआ। लेकिन जब मान लो उसने अपना बिज़नेस शुरू किया था कभी, उसने तो नहीं, उसके पिताश्री ने किया होगा या उनके दादाश्री ने किया या उनके भी मतलब पीछे जिसने भी शुरुआत करी होगी, उसने शुरुआत करी होगी ज़ीरो से, है ना? तो कोई भी काम उसको ज़ीरो से ही शुरू किया जाता है। उसके बाद बिज़नेस उनका और फैला होगा और फैला होगा और फैला होगा, ठीक है? तो ये बिज़नेस फैलता-फैलता फैल गया। लेकिन जो ये जो बिज़नेस फैला उनका, उसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था? पैसा। अब पैसा ही नहीं होता तो कैसे बिज़नेस फैलना था, ठीक है? तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? पैसा लगाया। यहाँ ज़ीरो से शुरुआत करी, अपना पैसा लगाया होगा। उसके बाद शुरुआत करी नेक्स्ट लेवल पे, जैसे कि कोई अपनी एक रेहड़ी खोलता है मान लो एक लोकल एरिया में, तो उसका टारगेट होता है कि मैं अब अपना बिज़नेस को और बढ़ाऊँ, है ना? तो बिज़नेस फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया, ऐसे-ऐसे करते-करते काफ़ी पैसा हो गया और वो पैसा और बढ़ता गया। पैसे से ही पैसा आता है, हमें पता है। तो सबसे पहले बिज़नेस शुरू किए ज़ीरो से, उसके बाद ये जो बिज़नेस था वो और फैला मान लो, तो उसके लिए क्या किया उन्होंने? लोन लिया। अब लोन लिया लेकिन और बिज़नेस फैलाने के लिए और लोन लिया मान लो, तो अब ज़्यादा लोन लेने से भी नुकसान रहता है इनको, इसलिए क्योंकि लोन की जो मतलब आपको जो देना है ब्याज वो तो देना ही पड़ेगा। अगर आपका बिज़नेस प्रॉफ़िट में होगा या लॉस में होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? लोन देना ही मतलब लोन की किस्त जो है वो देनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो अब नेक्स्ट है कि भई अब इसका सॉल्यूशन क्या निकला? उसका सॉल्यूशन ये निकला कि आपने क्या किया, अपने शेयर को लिस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में, ठीक है? तो जो स्टॉक मार्केट में आपने अपने शेयर को लिस्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपका जो कंपनी थी, उसका जो ये मान लो मैं बोल रहा हूँ 25% हिस्सा आपने आईपीओ के रूप में इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया और 75% हिस्सा जो है वो क्या किया? आपने खुद के पास रख लिया। मालिक फिर भी कौन रहा? अंबानी ही रहा। सिर्फ़ 25% हिस्सा जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया। अच्छा लिस्ट कर दिया, उसके बाद क्या, इसको इनिशियल पब्लिक ऑफ़र कहते हैं, जो हम पहली बार किसी भी अ, मतलब इसको लिस्ट करते हैं शेयर को, है ना? तो चलो लिस्ट कर दिया, फिर वो ट्रेड पे आ गया वो शेयर आपका। शेयर लिस्ट करना ये सब, उससे पहले मैं आपको हिस्ट्री तो बता लूँ कि भाई हिस्ट्री क्या रही है इसकी, है ना? तो जो ट्रेड शब्द है उसका इस्तेमाल कब से शुरू हुआ या इसकी हिस्ट्री क्या रही ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की, है ना? तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ पुराने इतिहास की तरफ। जो जब क्या होता था कि इंग्लैंड में बैठे हुए जो अंग्रेज़ थे, वो अलग-अलग देशों को लूटने जाते थे समुद्री रास्तों से, ठीक है? तो होता ये था कि उस वक़्त समुद्री जहाज़ होते थे, जिनके थ्रू वो क्या करते थे, मतलब लोग जाते थे समुद्र जहाज़ में बैठ के, वो क्या करते थे कि अलग-अलग देशों में जाते थे और वहाँ से धन, सोना या कोई भी जैसे इंडिया से मसाले-मसूले ऐसी चीज़ें लूट के लेके जाते थे। लेकिन उनको पैसा कहाँ से आता था? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब आप समुद्री जहाज़ में जा रहे हो तो आपको रहने के लिए बहुत सारी खाने की चीज़ें चाहिए, पैसा चाहिए, है ना? तो होता ये था, जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन थे इंग्लैंड में बैठे, उन्होंने क्या किया, जो भी जहाज़ जाते थे किसी देश को लूटने, तो उनमें पैसा लगाते थे। उनको पैसा देते थे कि हमारा पैसा भी ले लो और आप अपने सर्वाइवल के लिए जो पैसा खर्च होगा करना, और जो भी आप लूट के लाओगे उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा हमें भी देना, है ना? तो उनको भी फ़ायदा था, मान लो कि 50 जहाज़ भेजे, उसमें से 10 डूब भी गए या नुकसान में चले गए, तो जो 40 जहाज़ बाकी जो बचे थे हमारे 40 जहाज़, वो क्या हो गया, उन्होंने प्रॉफ़िट कमा के दिया। तो उनको जो बैठे-बैठाए पैसा आ रहा है, जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन थे ना, तो जो ये सब चीज़ें जो है इनको बोलते हैं ट्रेड करना, है ना? कि यहाँ से बैठे थे वो
यहाँ से बैठे-बैठे उन्होंने पैसा कमाया, ठीक है? अब ये इससे ट्रेडिंग शुरू हो गई है, इसको बोलते हैं ट्रेड करना। आज के दौर में क्या था? आज के दौर में ये चला है जैसे आज के दौर में हमारे पास भी ऑप्शन है, आज के दौर में जैसे हम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने पैसे को लगा के किसी के बिज़नेस में, तो हम भी अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। और डीमैट अकाउंट खोल दिया मान लो आपने, सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोल दिया मान लो, तो डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपने क्या करना है, आपका डीमैट अकाउंट जो है वो वेरीफाई होता है एनएससी में, एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बीएसई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेबी में, है ना? तो इन सभी जगह क्या है, वेरीफाई होगा आपका अकाउंट, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी, उसके बाद ही आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है ना? तो उसके बाद मान लो कि हमने सबसे पहले मैंने आपको पहले टॉपिक बताया कि ट्रेडिंग के बारे में बताया, ये ट्रेडिंग क्या होती है। नेक्स्ट अब मैंने बताया कि भाई स्टॉक क्या चीज़ है। स्टॉक में हमें रिसर्च करनी पड़ती है, ढूँढना पड़ता है अच्छा सा शेयर, उसके बाद ही हम बाय कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग के बारे में बताया कि भाई इसमें लॉस ज़्यादा होता है, इसलिए ट्रेडिंग के लिए मैं कभी नहीं बोल सकता आपको ट्रेडिंग करो या स्टॉक भी खरीदो। कोई मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकता कि ये स्टॉक है, तो लेकिन स्टॉक खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मतलब पूरा एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी पूरा कंपनी के बारे में, है ना? तो जो म्यूचुअल फंड है, अब म्यूचुअल फंड के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि म्यूचुअल फंड ले लो कोई भी। तो म्यूचुअल फंड जो है वो कैसे काम करता है उसके बारे में आपको बता दूँ। म्यूचुअल फंड जैसे मान लीजिए आपकी स्टॉक मार्केट आ गई, म्यूचुअल फंड हाउस आ गया ये, और ये आ गए हम लोग, आम जनता। तो आम जनता के पास ऑप्शन क्या-क्या रहती है? जैसे ये मान लो स्टॉक मार्केट है। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है? स्टॉक मार्केट में सिर्फ़ एक ही कंपनी थोड़ी लिस्ट है। स्टॉक मार्केट में है 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियाँ लिस्ट है, ओके? तो 5,000 कंपनी लिस्ट है, उन कंपनियों में से आपको कोई भी एक कंपनी चूज़ करनी है या 2 कंपनी चूज़ करनी है, कोई भी कंपनी चूज़ करनी है, तो आपको उसके लिए मतलब मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से, है ना? हाँ, तभी आप कोई कंपनी चूज़ करोगे ना शेयर खरीदने के लिए। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में एक पर्टिकुलर कंपनी जो है, मैं आपको बता दूँ, टॉप की निफ्टी 50 कंपनीज़ है कोई भी, जैसे ये मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे ये मान लो निफ्टी 50 जैसे होती है, जो इंडिया में ना जो टॉप की 50 कंपनियाँ रहती हैं, वो निफ्टी 50 कहलाती हैं। जैसे जो भी इंडिया में अच्छा बिज़नेस कर रही हैं, टॉप 50 कंपनी जो भी है वो निफ्टी 50 में आती हैं। तो होता ये है, जैसे म्यूचुअल फंड हाउस ये आ गया और ये आ गया हम आम जनता। तो अब म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो क्या काम करता है? म्यूचुअल फंड हाउस क्या करता है, हम सबसे पैसे इकट्ठे कर लेता है। जैसे मैंने मान लो एसआईपी लगा दी ₹100 की या ₹200 की या ₹1000 की, तो किसी ने 500 की लगा दी। हर किसी के पास अपनी-अपनी है ना, जैसे किसी के पास 500 बच जाता है, किसी के पास 1000 बच जाता है, किसी का 5000 बच जाता है, तो अपनी-अपनी इच्छा अनुसार जो भी लगाना चाहता है वो इसमें हर मंथ कटवा सकता है, एसआईपी के रूप में या लमसम के रूप में, वो मैं आपको धीरे-धीरे बताऊँगा। ठीक है? तो उसके बाद अच्छा मैंने बोला आपको कि अभी एसआईपी के मोड में मैंने पैसा जो है इसको दे दिया, इस म्यूचुअल फंड हाउस को, ये कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकता हाउस हो सकता है। तो अब इसके पास क्या था, इसके पास बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया, वो क्या हो गया, इसके पास इकट्ठा हो गया। अब इसके पास क्या है, मान लो कि इसके पास 1 करोड़ इकट्ठा हो गया। अब आपके अकेले के पास तो करोड़ था नहीं, लेकिन इसके पास इकट्ठा हो गया। अब ये क्या कर सकता है, अलग-अलग कंपनियों के शेयर खरीद सकता है यहाँ पे। अब रिलायंस का शेयर जैसे 1200 का है, अब आईटीसी का है ₹200 का है, या एचडीएफसी का 1700 का है। अलग-अलग शेयरों की अलग-अलग वैल्यू रहती है। तो अब ये क्या करेगा, टॉप की 50 कंपनियों में आपका पैसा लगा देगा, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, अलग-अलग सेक्टर के लिए अलग-अलग हो सकता है। जैसे आप आईटी सेक्टर में लगाना चाहते हो तो पर्टिकुलर आईटी सेक्टर पे ही आप म्यूचुअल फंड अपना ले सकते हो, ठीक है? तो कुल मिला के मेरे बोलने का मतलब यही है कि आपने क्या करना है, आपने सिर्फ़ ये यहाँ जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया अपना, तो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, आपका पैसा जो अलग-अलग कंपनी में लगा दिया। ये परसेंटेज के हिसाब से होता है, जैसे मान लो 10% आपका रिलायंस में चला गया, 9% एचडीएफसी में चला गया। ऐसे-ऐसे करके जिसका ₹1000 लगा था, उस 1000 को ऐसे पूरे 50 हिस्सों में बाँटा है परसेंटेज के हिसाब से ना, तब ही ये शेयर जो है वो बाय होते हैं। जैसे इन्होंने शेयर बाय कर लिए अलग-अलग कंपनियों के, ओके। तो अब मैंने अलग-अलग कंपनियों के शेयर बाय कर लिए, अब मेरे को प्रॉफ़िट इसमें कैसे होगा? अब हम सभी को पता है कि अब कोई भी कंपनी उसका बिज़नेस जो है वो उसके प्रॉफ़िट पर डिपेंड करता है। जैसे अब मैं प्रॉफ़िट की बात करूँ, तो प्रॉफ़िट की बात मैं करूँ तो अब कोई भी कंपनी जैसे रिलायंस है, तो वो भी टॉप में है, इसीलिए वो टॉप में है। क्यों है टॉप में? क्योंकि रिलायंस का बिज़नेस इतना अच्छा चला हुआ है कि वो इंडिया की टॉप कंपनी में है अभी, है ना? तो उसके लिए मैं आपको ये स्क्रीन पे लेके चलता हूँ।
ये आपकी निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियाँ मैं नाम ले रहा था जैसे अलग-अलग, तो ये हैं वो, रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, ये सभी क्या है, टॉप निफ्टी 50 में आती हैं। ओके। उसके बाद जैसे मैं रिलायंस का एग्ज़ाम्पल ले रहा था, तो रिलायंस में ये है, रिलायंस की जो अपनी कुल मार्केट कैप है वो है 16,61,669 करोड़ रुपया, है ना? तो इतना जो इनकी मार्केट कैप, ये क्या होता है, समय के साथ कम या ज़्यादा होता रहता है। जैसे आजकल मार्केट डाउन चली तो ये मार्केट क्या है, थोड़ा कम हो गया है ना? पहले 18 लाख पहुँच गया था। तो ये जो मार्केट है वो ऊपर-नीचे होती रहती है, तो ये प्रॉफ़िट भी इनके कम ज़्यादा होते रहते हैं। ये देखो अभी प्रॉफ़िट अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग दिखा रहे हैं। दिसंबर 23 में लगता है, मार्च 24 में लगता है, जून 24 में लगता है, सितंबर 24 में, दिसंबर 24 में अलग लगता है। तो इसको बोलते हैं कि इसमें कैसे-कैसे इनको जैसे अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग प्रॉफ़िट या लॉस होता रहता है, ठीक है? तो इसमें जो प्रमोटर है, प्रमोटर की होल्डिंग है 50% है, प्रमोटर मतलब जो मेन है जैसे अंबानी, उसके पास इतना परसेंट हिस्सा है, जो फ़ॉरेनर है जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करा 19% है, रिटेल हमारे जैसे जो है 11% है, अदर डोमेस्टिक जो है और जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड वालों ने 9% लेके रखा है रिलायंस को, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे करके क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो अलग-अलग कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं। अब म्यूचुअल फंड वालों ने शेयर खरीद लिए, अब हमें प्रॉफ़िट कैसे होगा? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमें प्रॉफ़िट कैसे होगा? अब अलग-अलग कंपनियों ने शेयर खरीद के रखे हैं इस म्यूचुअल फंड ने। जैसे ही मान लो 50 कंपनियों के शेयर खरीद के रखे हैं, अब 50 के 50 एकदम से ज़ीरो तो हो नहीं सकती कभी, इन सभी का बिज़नेस अलग-अलग है। अब टाटा का बिज़नेस अलग है, रिलायंस का बिज़नेस अलग है और सिप्ला जैसी कंपनी उसका बिज़नेस अलग है, तो इन्होंने अलग-अलग कंपनियों में पैसा लगाया होगा। जैसे ही इन कंपनी को प्रॉफ़िट होगा, हमें भी साथ-साथ में प्रॉफ़िट होता रहेगा। अगर मान लो 50 कंपनी में लगाया, 50 में से 4 भी प्रॉफ़िट कर रही हैं, तो 10 का लॉस हमें महसूस ही नहीं होगा। ऑल ओवर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफ़िट हो रहा है ना? तो अब मैं आपको बता दूँ कि भई म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे लगा सकते हैं और इसका कैसे मतलब हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड में 2 तरीकों से पैसा लगाया जा सकता है। एक तो एसआईपी के मोड में, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, एक लमसम के रूप में। तो जो लमसम है, लमसम में ये होता है कि आप बल्क में पैसा डाल सकते हो। क्या हाँ, भई मैं 50,000 डालना चाहता हूँ इकट्ठा, 50,000 डाल दिया। अब एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी में आपको क्या करना होता है, एसआईपी में आप जैसे सैलरीड हो, अगर आपको सैलरी आती है हर महीने, तो आपने क्या करना है, एक पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि भाई मैंने 10 तारीख को क्या करना है, अपनी एसआईपी कटवानी है। तो 10 तारीख को ऑटोमेटिकली आपकी एसआईपी कट जाती है। तो हर महीने जैसे जितना भी आप अमाउंट सेलेक्ट करते हो, उस अमाउंट को आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। लेकिन वो काटता तभी जाता है जब आप परमिशन दोगे, एसआईपी मोड लोगे। अगर एसआईपी का मतलब ये नहीं है कि हर महीने अगर आपको डालना है। अगर किसी महीने आपके पास पैसा नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। उसकी कोई पेनल्टी नहीं पड़ती है कि हाँ, इस महीने हम नहीं दे सकते एसआईपी, तो स्किप कर दो, अगले मंथ से फिर से स्टार्ट कर दो। जैसे आज के टाइम में अभी मार्केट डाउन चली है, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा एसआईपी मतलब या लमसम में बल्क में पैसा डाल रहे हैं लोग, इसलिए क्योंकि अभी मार्केट डाउन चली है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब लमसम में क्या होता है, लमसम में आपने बल्क में पैसा डाल दिया, एक बार 50,000 डाल दिए एक ही बार में ना, तो जैसे मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका 50 बढ़ेगा। अगर मान मान लो मार्केट 50,000 है, अभी पैसा आपने डाल दिए 50,000 और 1 महीना फिर मार्केट डाउन रही, तो आपका पैसा जो है 50,000 से माइनस में आ जाएगा, है ना? तो ऐसे-ऐसे करके अब माइनस में आ गए तो आपको घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन चलेगी तो ऊपर कभी नहीं जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट कभी ऊपर रहेगी, कभी नीचे रहेगी। इसका भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जैसे ये है निफ्टी 50 का चार्ट बता देता हूँ मैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है? निफ्टी 50 का भी एक टाइम था 2015 में, देखो 8,152 पे थी 1 सितंबर को। लेकिन फिर क्या हुआ, 1 सितंबर के बाद जैसे 2015 की बात है, तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट डाउन गई। अब 27 जनवरी 2016 को क्या था, मार्केट डाउन है, 7,000 पे आ गई। अब जिसने यहाँ इस पॉइंट पे पैसा लगाया था, उसका पैसा क्या हुआ, माइनस में गया। लेकिन अगर वो बेच देगा, उसके लिए स्टॉक मार्केट बुरी चीज़ है, क्योंकि उसका पैसा डूब गया। लेकिन आपका पैसा तब तक नहीं डूबता जब तक आप उस शेयर या उस म्यूचुअल फंड को बेच नहीं देते हो, है ना। अब इसने अगर बेचा नहीं होगा तो होल्ड करके रखा होगा, तो यहाँ पे जाके पैसा उसका बढ़ गया होगा, है ना। तो फिर उसने अगर वेट किया होगा तो फिर नीचे क्या होगा,
तो वो घबरा के बेच भी सकता था इस पॉइंट पे, नहीं भी बेच सकता था। अगर नहीं बेचा होगा तो और पैसा बढ़ा होगा ऐसे-ऐसे के, है ना? तो ये जो चार्ट ये बता रहा है कि कभी मार्केट ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। ये कोरोना का टाइम था। अब कोरोना के 2019 में जिसने पैसा लगाया होगा इस पॉइंट पे, तो उसका पैसा तो एकदम से नीचे चला गया। वो घबरा गया होगा, जिसने बेच दिया होगा वो लॉस में गया होगा, और जिसने नहीं बेचा होगा वो अगर वेट कर रहा होगा उसने बल्क में और पैसा डाला होगा, और जिसने और पैसा डाला होगा उसका पैसा और बढ़ गया होगा। यहाँ पे देखो धीरे-धीरे क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है ऑल ओवर। लेकिन अभी अभी जो 2025 चल रहा है, तो अभी 2025 में मार्केट डाउन चली है, और 2024 में क्या था, 26,000 के आस-पास छू आई थी। देखो 26,277 हाई मार के आई है। तो जितना पैसा जो है जिस वक़्त पे लगाया है, बस उसी वक़्त के बाद मार्केट का ये होता है ना कि कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। लेकिन आपको क्या है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जैसे इसमें लॉन्ग टर्म में ही फ़ायदा रहता है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ एसआईपी कैलकुलेटर से। मान लो कि आपने क्या किया, हर महीने आपने ₹1000 इन्वेस्ट किया, ठीक है? तो इसमें हम अज़्यूम करके चलते हैं 15% रिटर्न आपको मिल जाएगा, है ना? तो अज़्यूम करते हैं 15% रिटर्न को। चल ठीक है। हाँ, 15%। अब इस पे क्या होता है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है। तो कंपाउंडिंग लगता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है? जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी डाउन चली है, तो अभी अगर आप पैसा लगाते हो, तो वो कंपाउंड हो के अगर 10 साल आप वेट करते हो, मानो तो 10 साल में क्या होगा, कभी मार्केट ऊपर रहेगी, कभी नीचे रहेगी, तो हमने एवरेज एक 15% रिटर्न ही चूज़ करी है। तो आपने क्या किया, 10 साल में 1,20,000 अपना डाला, उसका आपका बन गया 2,63,000, अगर 15% रिटर्न आप एज़्यूम करते हो, ठीक है? अगर यही टाइम पीरियड आप 10 से 20 साल कर दो, अगर 20 साल के लिए आप अपने पैसे को लगा के रखते हो, तो आपका 2,40,000 जो है 13,27,000 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें टाइम पीरियड बढ़ाने पे है, जितना आप टाइम पीरियड बढ़ाओगे आप उतना ही ज़्यादा क्या कर सकते हो, एज़्यूम कर सकते हो कि इतना पैसा आपको ज़रूर आ जाएगा। अगर मान लो कि आपने 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, और आपकी रिटर्न जो है वो 20% बन जाती है, ठीक है? 20% तक आपको मिल जाता है। तो आप इतना अपना कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो, है ना? उसके लिए उसके बाद अब इसका भी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जैसे इसमें ये है, ये देखिए, ये है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। तो इसकी जो हिस्ट्री है वो देखो आप, कि इसने पिछले 3 साल में 22% रिटर्न क्रिएट करके दिए हैं। मतलब जिसने 3 साल पहले पैसा लगाया होगा, उसका पैसा 22% बढ़ चुका है अभी, है ना? जिसने 5 साल पहले लगाया उसका 21% पैसा बढ़ चुका है ना? उसके बाद जिसने 1 साल पहले लगाया उसका 8% पैसा बढ़ चुका है। अब देखना, अब 6 महीने में -11% है। मतलब जिस बंदे ने आज से 6 महीने पहले पैसा लगाया होगा, उसका पैसा क्या है? उसका पैसा -11% है, नेगेटिव में है, लॉस में है, ठीक है? अब देखो, अब बंदे ने अगर ये सोच के लिया होगा कि मैंने 1 साल में बेच देना है या 6 महीने में बेच देना है म्यूचुअल फंड लेके, तो उसके लिए तो मार्केट बुरी चीज़ है, क्योंकि अभी 6 महीने में क्या हुआ? मार्केट है डाउन जा रही है, ठीक है? और पिछले 1 महीने में 4% डाउन गई है। अगर जो बंदा ये सोच के पैसा लगाएगा ना कि मैंने 1 साल बाद निकाल लेना, या 1 साल बाद या 6 महीने बाद निकाल लेना, तो उसके लिए ये नहीं है। ये है लॉन्ग टर्म वालों के लिए, जिनको लगता है कि मेरे को फ्यूचर के लिए पैसा इकट्ठा करना है, रिटायरमेंट प्लान के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, कुछ भी, तो उसके लिए है ये चीज़। तो आप मान लो कि अब 3 साल पहले लगाया होता, तो आपने क्या था, 22% रिटर्न कमा रहा होना था आज के टाइम में भी। आज देखो मार्केट डाउन चली है इतनी, तो उतार-चढ़ाव चले रहते हैं मार्केट में, लेकिन मार्केट हो या इंसान जाना ऊपरी है उनको। अच्छा, उसके बाद मैं आपको लमसम के बारे में बता दिया मैंने आपको, और एसआईपी के बारे में बता दिया कि एसआईपी क्या चीज़ है और लमसम क्या चीज़ है ना? तो अब नेक्स्ट जो आपको बताना है कि भई इस अकाउंट को ओपन कैसे कर सकते हैं, या आपके पास कौन-सा अकाउंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। और ये चार्जेस की बात नहीं की शायद मैंने, है ना? जैसे म्यूचुअल फंड कोई भी होगा ना, तो उसके चार्जेज़ जो है ज़्यादा नहीं रहते हैं, एक्सपेंस रेशियो यहाँ लिखा रहता है। ये जैसे इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.78% है। ठीक है, एग्ज़िट लोड है 10% है, 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड एग्ज़िट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विदिन 12 मंथ है। तो ये इसमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए करोगे आप, तो कोई ज़्यादा चार्जेज़ नहीं, अगर 1 आध साल के लिए करोगे तो आपका 1 आध परसेंट वो काट के आपको दे देंगे, जो भी आपको आपका बनेगा, है ना? तो उसके बाद नेक्स्ट था, कौन-कौन से टॉपिक कवर कर लिए हमने? ट्रेडिंग क्या होती है ये भी कर लिया, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड कर लिया, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स नीड, हाँ, अब नेक्स्ट था आपका कि भई आपने ये सब तो कर लिया, पर आपने अकाउंट खुलवाना कैसे है?
और उसके लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना? तो अब जो डॉक्यूमेंट्स नीड्स होते हैं, जैसे अब डीमैट अकाउंट आप किसी में भी खुलवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये शेयर बाज़ार आ गया, तो शेयर बाज़ार में पैसा डालने हैं आपको, तो डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये डीमैट अकाउंट आ गए अलग-अलग कंपनियों के, है ना? आपने नाम सुने होंगे, जैसे फाइव पैसा हो गया, नेक्स्ट ग्रो हो गया, या फिर अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, इंडी मनी हो गया, बहुत सारे मतलब ब्रोकर हैं, जो क्या करते हैं, हमारा डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। ये हम लोग आ गए ना, तो हम लोगों ने क्या करना है, अलग-अलग फ़र्मों के थ्रू हम अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं ना। तो ये अकाउंट खोलने के बाद हमने क्या करना है, ये वेरीफ़ाई करके हमें, और ये सारा जो डाटा है हमारा देंगे नेक्स्ट सीडीएसएल को या सेबी को, जो वेरीफ़ाई करेंगे, उसके बाद हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। 2 से 3 दिन का टाइम लगता है इसके लिए। तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए आपका बना हुआ, जिसमें जो नंबर वगैरह आपका रजिस्टर्ड हो प्रॉपर तरीके से, है ना? ऐसा नहीं कि ओटीपी कहीं और ही जा रहा है और मैं परेशान हो रही हूँ आप। पैन कार्ड लगेगा आपका, पैन कार्ड के बाद जो है वो आपका बैंक अकाउंट लगेगा। बैंक अकाउंट भी आपका ऐसा होना चाहिए जैसे नेशनलाइज़ बैंक हो। ऐसा नहीं आप ग्रामीण बैंक में ग्रामीण बैंक का अकाउंट जोड़ रहे हो, तो वो नहीं इसमें चलता है। ठीक है? तो ये सब वेरिफ़िकेशन होगी, 2-3 दिन का समय लगेगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर अगर मान लो कि आप मेरे रेफ़रल से कुछ मतलब अकाउंट खुलवाते हो, तो उसमें मेरा भी बेनिफिट रहता है थोड़ा-सा। तो अगर आपने अकाउंट खुलवाना होगा, तो वो मेरे से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना है ना, मेरे रेफ़रल का लिंक का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये पूरी तरह सेफ़ होते हैं, है ना? जो सेबी है, सेबी रजिस्टर्ड ऐप रहते हैं, कोई भी ऐप रहता है, तो है ना, जैसे उसकी जो विश्वसनीयता है, वो आपने खुद भी वेरीफ़ाई करना है कि ये ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल है या नहीं है, फिर वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है, एनएससी रजिस्टर्ड है, बीएसई रजिस्टर्ड होना चाहिए, फिर वो ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल है या नहीं है ना? तो ये सभी चीज़ें खुद भी वेरीफ़ाई करें हमेशा। बस यही था, अगर कुछ छूट गया हो बीच में तो ज़रूर मेरे को बताएँ। मैं आपको फिर से वीडियो बना के बता दूँगा कि ये कैसे क्या करना है इसमें। थैंक यू।